हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में क्लास 11th के लिए लॉज ऑफ मोशन पे न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9th में भी है, क्लास 11th में भी है, लेकिन मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको क्लास 9th के भी मिलेंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड लॉ करेंगे, फिर हम थर्ड लॉ को करेंगे। पहले न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स के किस लॉ को कहा जाता है, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी लेके ही इन्होंने अपना न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ दिया था, न्यूटन्स ने अपना पहला लॉ दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट and an object in motion tends to stay in motion with the same speed in the same direction unless it is compelled by some external unbalanced force to change the state। इसकी पूरी डेफिनेशन है कि इन्होंने पहले लॉ में क्या दिया था। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो इन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करने की कोशिश तब तक मतलब उसका स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक, अब इनर्शिया आता है तो इनर्शिया हमारे तीन तरह के होते हैं। इनर्शिया है क्या, ये प्रॉपर्टी है, इसी फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने की प्रॉपर्टी है। जो चीज मैंने बताई वही प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट लॉ में आती है, वही हमारा इनर्शिया जो बोलेगा उसके बारे में लिखने के लिए तो वही चीज इसमें भी लिखेंगे। इनर्शिया तीन तरह से हमारा डिफाइन कर सकते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, एक इनर्शिया ऑफ मोशन पे और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस पे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब जब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो ये अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ मोशन, मतलब ये अगर मोशन में तो मोशन में तब तक रहेगा जब तक कोई इस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ठीक, उसको वो चेंज करना नहीं चाहेगा। डायरेक्शन क्या है, नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेम वे डायरेक्शन ऑफ मोशन को ये अपने चेंज करना नहीं चाहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे लेके उसको मतलब तीनों हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला, ट्रेन स्टार्ट सडनली, पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट लीन्स बैकवर्ड। हिंदी में बोले तो आप लोग जैसे ट्रेन में या बस में खड़े रहते हैं और जैसे वो ड्राइवर सडनली क्या करता है, स्टार्ट करता है ट्रेन को या बस को, तो आप क्या करते हैं, आप बैकवर्ड की तरफ लीन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रेस्ट में थे, तो जैसे वो स्टार्ट किया तो आप अब वो मोशन में कराना चाह रहा है तो अनबैलेंस फोर्स आपके बॉडी पे लगा तो आप कहाँ चले गए, बैकवर्ड में चले गए। ठीक, सेकंड वाला क्या कह रहा है कि ट्रेन स्टॉप सडनली, पैसेंजर इनसाइड इट लीन फॉरवर्ड। ट्रेन चल रही है, मोशन में चल रही है, अब मोशन को मेंटेन करना चाहिए लेकिन वो सडनली जैसे ब्रेक लगाता है तो हमारी बॉडी फॉरवर्ड की तरफ ऐसे लीन कर जाती है। ठीक है, मोशन में थे लेकिन अचानक से हमको रेस्ट में आना पड़ता है तो हम आगे की तरफ लीन कर जाते हैं, फॉरवर्ड की तरफ। तीसरा होता है, ये तो आप ये मतलब तीनों फिनोमेना फील किए होंगे। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि बस सडनली टर्न्स टुवर्ड्स राइट, द पैसेंजर लीन टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब जब गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी अगर वो राइट साइड में मोड़ता है तो हमारी बॉडी अपने आप लेफ्ट साइड में चली जाती है। ठीक है, ये क्या है, नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। होपफुली आपको न्यूटन्स का पहला लॉ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ में क्या था कि न्यूटन सेकंड लॉ अगर डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो चेंज होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ये 11 के हिसाब से dp अपॉन dt, अगर आप 9th में रहेंगे तो ये डेल्टा p अपॉन डेल्टा t करके आता है। ठीक है, तो हम 11 के हिसाब से भी बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को छोटे स्मॉल लेवल पे ले रहा है तो dp अपॉन dt लिखेंगे। ठीक, अब p का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, m इंटू v, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब ये मास हमारे क्या स्केलर बाहर आ जाएगी, ये वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dt, और आपको पता होगा कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये dv बाय dt की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा।
अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है के, ठीक। अगर हम के की वैल्यू 1 मान लें तो हमारा फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ दो फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एक मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करके मैंने लिखा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब फर्स्ट लॉ में हमको ये बताया जा रहा है कि फोर्स की क्वालिटी क्या है, कैसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। कैसा फोर्स लग रहा है क्वालिटेटिव तरीके से न्यूटन्स के पहले लॉ में बताया जा रही है, लेकिन वो फोर्स कितना लग रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हमारे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ बताता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम न्यूटन्स के तीसरे लॉ के बारे में बात करेंगे। पहले और सेकेंड लॉ के बारे में हम बात कर चुके हैं, तीसरे लॉ के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था, इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या कहता है कि हर एक्शन पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा, ठीक। यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है, जो एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे होगा, सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं होगा, ठीक है। दो डिफरेंट बॉडी पे एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए फायरिंग फ्रॉम गन, जब गन कोई अगर ऐसे हिट करता है, शूट करता है, तो पीछे क्या करता है, हाथ लगा लेता है। क्यों? क्योंकि जब बुलेट निकलती है तो जितना फोर्स से बुलेट निकली है उतना फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाती है, तो इसके लिए हम पीछे क्या कर लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं रिबाउंड ऑफ बॉल, जब हम बॉल किसी दीवार पे फेंकते हैं तो जितनी स्पीड से फेंकते हैं बॉल लड़ने के बाद उतनी स्पीड से उतनी फोर्स से वो वापस हमारे पास आती है। हमने एक्शन किया और रिएक्शन बॉल से हुआ, उतना ही इक्वल, उतने ही फोर्स का हमारे पास, ठीक है। अब आता है कि पूछता है कि विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, मतलब तीनों लॉ में से रियल लॉ कौन सा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है यही हमारा रियल लॉ होता है मोशन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों आ जाता है, ठीक। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यूनिट अगर लिखना चाहें तो मास को किलोग्राम में नापेंगे और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापेंगे, ठीक। जिसको हम न्यूटन में लिख लेते हैं। एमकेएस यूनिट अगर इसकी पूछी जाएगी तो न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट अगर पूछी जाएगी तो डायन होती है। कन्वर्जन पूछेगा कि एक न्यूटन को कितने डायन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से हम न्यूटन को फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों डिराइव करेंगे, और इम्पल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।